संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम भाई। फिलहाल बैठे हैं गांव खटकड़ में ही और बहुत ही सौभाग्यशाली मानूँ हूँ मैं अपने आप ने भाई। मैं भी खटकड़ गांव से हूँ और स्वामी जी है आदित्य वेश जी, वो भी खटकड़ गांव से ही है। खटकड़ गांव में ही जन्म हुआ, पले बड़े हुए और यहाँ तक का सफ़र पूरी की पूरी बात स्वामी जी से करांगे, बचपन की बात भी और आज तक की जो संघर्ष रहा है, जो समाज में जो सामाजिक मुद्दे पे स्वामी जी बोलते रहे हैं, जो सामाजिक बुराई है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो नशाखोरी हो, तो समाज में बहुत ही अच्छा दिशा देने के लिए स्वामी जी हमेशा तैयार रहे हैं। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्वामी जी, सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि देखो, कोई भी माता पिता है, उनका एक सपना हुआ है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अच्छा नौकरी पर लग गया, पढ़ लिख कर ने शादी हो है। लेकिन जो आपके माता पिता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया, या फिर नौकरी करके न फिर शादी हो है, बहू आ है, पोते हो, बहुत सारे सपने हुए। तो दो तरह की बातें होती हैं। जब हमारे सामने लक्ष्य बड़ा होता है ना, बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ न कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं घर पे रहता तो एक परिवार से जुड़ कर के रहता। आज मैं समाज में काम कर रहा हूँ, आज लाखों लोगों से परिचय भी है। माँ जो मुझे घर में प्यार देती थी, इतना ही प्यार देने वाली बहुत सी माताएं आज परिवार में हैं। घर पे रहता तो मान लो 2-4 भाई होते, अब कितने साथी हैं जिनके साथ मिलकर के समाज में काम करते हैं। और जैसा प्रश्न आपने उठाया कि हर माँ बाप की इच्छा होती है, निश्चित तौर पे पिताजी की इच्छा थी और माताजी का देहांत तो पहले हो गया था, पर वो भी मतलब इस रूप में तो थे कि भाई उनको बड़ा बनाना है। और बड़े से भी तो यहाँ कई तरह के हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। मैं नॉन मेडिकल से पढ़ता था तो तब ये था कि इंजीनियर बनेंगे। और फिर क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे, उनके साथ प्रैक्टिस करता था, तो उनकी ये इच्छा थी कि ये डॉक्टर बन जाएँ। और उससे पहले जो है मैं क्रिकेट खेलता था हरियाणा की टीम में, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये भी था दिमाग में कि क्रिकेटर बनना है, और देखते थे और लोगों को कि नहीं बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, इनकी तरह से बड़ा नाम होगा, लोग जो है पैसा भी कमाएंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, मैं आर्य समाज का एक शिविर लगा नौजवानों का, चरित्र निर्माण शिविर उसका नाम था। तो हमारे जो कोच थे वो यही कहते रहते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, योगा किया करो। तो वो योग एवं चरित्र निर्माण शिविर था। मैं उसमें बाई चांस चला गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी के मायने कुछ और हैं। मेरे लिए क्रिकेटर बनना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना तो एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति थी। पर जब समाज का देखा कि आज समाज में भी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कहीं न कहीं जातिवाद का जो दंश समाज झेल रहा है उससे बचाए, सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया जा रहा है उससे बचाए, नशे में नौजवान बर्बाद हो रहा है उससे बचाया जाए, या कहीं न कहीं हम प्राचीन वैदिक संस्कृति जो है उससे दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, मूल से हटते जा रहे हैं, तो वापस हम लोग उधर कैसे चलें? इस काम के लिए भी ये लगा कि नहीं, आज राष्ट्र को आवश्यकता है। और खटकड़ में हम आज बैठे हुए हैं, और खटकड़ कलां जो गांव है पंजाब में, जो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, और वर्तमान सरकार जो बनी है पंजाब की, उन्होंने तो ओथ भी उसी गांव में जाकर के ली। और उन्होंने एक तरह से अंबेडकर जी को और शहीद आजम भगत सिंह जी को अपना मॉडल उन्होंने रखा है। तो उस इतनी बड़ी विरासत का ये गांव है, उस विरासत से जुड़ा हुआ ये गांव है। तो कहीं न कहीं दिमाग में पहले से भी ये था कि नहीं, हमें कुछ बड़ा करना है। हमने 96 में अशोक जी के साथ मिलकर के, वीरेंद्र जी के साथ मिलकर के, सुभाष जी, कुछ साथी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह युवा परिषद का संगठन यहाँ बनाया और समाज में काम करना शुरू किया। तो वो जो समाज में काम करना शुरू किया, उसके बाद लगा कि इस काम की तो व्यापक स्तर पर आवश्यकता है, और इसलिए बड़ा लक्ष्य लेकर के कि नहीं, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं का निर्माण करना पड़ेगा। और उसमें कहीं न कहीं शुरुआत, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अच्छाई की शुरुआत कहीं न कहीं खुद से और घर से ही करनी पड़ती है। तो इसलिए ये लक्ष्य लेकर के चले थे। स्वामी जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले आपके मन में जब ये सवाल आया कि मैं घर बार छोड़ दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तो माता पिता के मतलब आपका साथ दिया या फिर रोक क्या उन्होंने? नहीं, रोकने का और साथ देने में इसमें थोड़ा सा अंतर है अमित जी। मैं जब मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मुझे घर छोड़ना है, मैं एमए कर रहा था, और एमए प्रीवियस मैंने कर ली थी, फाइनल में जो है ना एडमिशन लिया था, तब मेरा ये हो गया कि नहीं, अब मुझे घर को छोड़ना ही है।
बल्कि मैं तो एमए फाइनल कर ही नहीं रहा था कि जब मुझे सन्यासी बनना तो मुझे डिग्रियों का क्या करना है। तब स्वामी आर्यवेश जी जो उस समय जगवीर सिंह एडवोकेट होते थे, मैं उन्हीं के सानिध्य में रह करके सीखा भी, उन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज में आया भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सन्यासी बनो अच्छी बात है, पर पढ़ाई भी अपने आप में मायने रखती है, आप इसको एमए को छोड़ो मत बीच में, इसको पूरा करो। तो मैंने उसको भी एक तरह से एमए को पूरा किया। तो ये एक सिलसिला है कि वही और लक्ष्य वाली बात है कि हम उधर से बढ़ा करके थोड़ा सा आगे चलते गए। तो मुझे लगता है कि समाज के एक बदलाव के लिए तो ना खुद का बदलाव या खुद से कार्य करने की जो एक प्रेरणा कहिए, वो अंदर से भी थी कि भाई हाँ, हमें कुछ करना है। और इतना जब हम समाज में अलग अलग पैटर्न पे काम करते थे तो बहुत सी बातें, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं और फिर फैसला करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं, कुछ बड़ा और विशेष करना है। सामाजिक मुद्दों पे बोलते रहो हो, जातिवाद पे भी बोल लो हो और पाखंडवाद पे भी बोलते रहो हो। तो यहाँ का अपने देश का, और आप विदेश में भी जानते रहो, भ्रमण करते रहो, तो कितना फ़र्क है विदेश में आप जाओ हो और यहाँ का और उसमें कितना फ़र्क देखने मिला है? अमित जी, वैसे तो बहुत अंतर है। अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा सक्षम और आगे दिखाई देते हैं। सामाजिक दृष्टि से मेरा मतलब है कि पारिवारिक जो सिस्टम है, आज यहाँ पर भी परिवारों की श्रृंखला है, बड़े बड़े परिवार इकट्ठे रहते हैं, परंतु वहाँ विदेशों में ये नहीं है। वहाँ तो जब बच्चा सक्षम हो जाता है, माँ के साथ रहे, पिताजी के साथ रहे, ना रहे, कोई मतलब ज़्यादा से मायने नहीं रखती हैं। एक तो ये खास कर विशेष अंतर दिखाई देता है कि हम आज जिस माहौल में यहाँ रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है उनकी बजाय। लेकिन आम व्यवहार में जो बातें देखते हैं, खास करके हम लोग एक बात कह देते हैं कि जी तो पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है, यूरोपियन कंट्रीज से जो है ना ये तो प्रेरणा ले रहा है। मैं हॉलैंड में था एक बार, यूरोप का टूर था, तो उस समय हम काफ़ी देशों में गए भी। हॉलैंड की एक बात मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। एक तो ये है कि वहाँ ऑफिस 7 बजे लगते हैं, और जहाँ ऑफिस 7 बजे लगेगा तो मान के चलो वो व्यक्ति कम से कम 5 बजे उठेगा। अपने यहाँ ऑफिस 10-11 बजे लगते हैं, और बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं सुबह 7 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी में पेस्ट करेंगे, कपड़े भी भागते भागते पहनेंगे। वो दिनचर्या नहीं है। हम लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना ये हमारी संस्कृति है, पर ये उन लोगों ने अडॉप्ट कर रखी है। 7 बजे उनका ऑफिस लगता है तो 5 बजे वो साइकिल से अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। दूसरी बात, सेवा भाव उनमें कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा दिखाई देता है। चैरिटी के मामले में वो लोग मतलब एडवांस हैं। हालांकि उनका ये है कि वीकेंड में वो लोग एंजॉय करते हैं, सप्ताह के लास्ट के 2 दिन वो कोई काम नहीं करते, कमाते हैं 5 दिन, 2 दिन जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लगाते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हमारे एक साथी थे जो साथ में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ फार्म हाउस देख करके आने। और हॉलैंड में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। हॉलैंड तो उसको इसलिए बोलते हैं कि वो फूलों का देश है, फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरे वहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो फार्म हाउस देखने के लिए चले गए। हम लोग शायद 5 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा शाम का, तो वो जो फार्म हाउस का मालिक था वो वहाँ नहीं था। और जैसे ये अपना जिसको हम गेर बोलते हैं, ऐसे एक फार्म हाउस बाहर जो बाउंड्री कर रखी, गेट उसका बंद था, और गेट के बाहर 2 तख्त लगा रखे थे, और पॉलीथीनों में लगभग 100 के आसपास पॉलीथीन रखे होंगे, जिनमें 1-1 किलो टमाटर रखा हुआ था। और सामने लिखा हुआ था 1 kg 1 यूरो, कि 1 यूरो का 1 किलो है। ये आश्चर्य हुआ कि भाई चलो आदमी मेंशन कर देता है कि भाई दूसरे को पता चल जाए, एडवर्टाइजमेंट जैसे यहाँ करते हैं। पर उसके बाद जब हम नीचे उतर के बारीकी से देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी नहीं है। 100 पॉलीथीन टमाटर के 1 किलो के भरे रखे हुए हैं, वहाँ लिखा भी हुआ है 1 kg 1 यूरो, और नीचे गल्ला रखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा भाई 2 किलो लेने हैं, तो उनके पास 10 यूरो का नोट था, तो उन्होंने कहा खुले कहाँ से करवाएं, देखा तो वो गल्ला वहाँ रखा है, तो उन्होंने हटा करके 10 का यूरो का नोट डाल दिया और 8 जो है सिक्के वहाँ से लेकर के, और हम लोग चले आए। जब हम गाड़ी में बैठे तो फिर इसके ऊपर प्रतिक्रिया शुरू हुई कि इसकी कल्पना करो यदि ये भारत में हो तो क्या हो, आप खुद से अंदाज़ा लगाओ। सारे ले जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो टमाटर नहीं मिलेंगे वहाँ, टमाटर अगर मिल गए तो वो गल्ला नहीं मिलेगा वहाँ पे, और दूसरा ऐसे कोई छोड़ करके जाएगा नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए कि वहाँ का जो किसान है उसको अपने लोगों पर विश्वास है, ठीक है ना जी। तो वो जो संस्कृति है ना, वो हमारी संस्कृति, कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं। और यहाँ के लिए कहा जाता था कि एतद देश प्रसुतस्य सका साध अगर्जन मन है श्रम श्रम चरित्रेन शिक्षरेन पृथ्व्याम सर्व मानवा। ये वो देश था जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो ये बातें तो हमारी थी और अडोप्ट उन लोगों ने की हैं। ऐसे ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं
जो वहाँ के लोग प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल या बगुला चला हंस की चाल, अपनी भी बोल बैठा। हम लोग कहीं न कहीं उनको अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उन्होंने हमारे को अडॉप्ट कर लिया है। सुबह उठने से लेकर के दैनिक दिनचर्या में उनकी व्यायाम, शारीरिक उन क्रियाओं के लिए उनका हिस्सा है। हाँ, वो कहीं न कहीं एक एडवांसता के नाम से या फिर कहीं न कहीं विचारों में खुलेपन के नाम से कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं, जो अपना समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं मानता हूँ कि उनको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। हमारी जो मूल संस्कृति है, वो कहने में, सुनने में और व्यवहार में बहुत अच्छी है, परंतु उसको लोग अपने लोग कहीं न कहीं आचरण में जो है नहीं लेकर के आ रहे। पर उन लोगों का मैंने देखा कि उन लोगों ने उसको आचरण में लेकर के भी आए। दूसरा, महिलाओं के सम्मान की बात है। मैं जो है हॉलैंड के एयरपोर्ट की बात हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में जो जोहानिसबर्ग की, डरबन की, जितने भी एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी में महिलाओं को देखा। और मैं आश्चर्य में था इस बात में कि अब आजकल तो हालांकि अपने यहाँ भी एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी में महिलाएं जो है कुछ न कुछ मिलती हैं, परंतु वहाँ पुलिस में जो है सुरक्षा की दृष्टि से अधिकांश महिलाएं, और उनके ऊपर भी पुरुषों की तरह से विश्वास कि वो सक्षम हैं। दूसरी बात, जैसे मैं रेड लाइट को देखते हैं अपन, आप दिल्ली में चले जाओ, रेड लाइट बहुत लोग जानबूझ के क्रॉस करते हैं। दूसरा, यदि आप 1 सेकंड लेट हो गए तो हॉर्न जो है बहुत पीछे से बजते हैं। पर मैंने यूरोप में भी, दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी, और स्विट्ज़रलैंड की बात हो, चाहे इधर पेरिस की तरफ गए हम लोग, कहीं पे भी गए, किसी भी देश में मैंने किसी रेड लाइट के ऊपर पुलिस वाले को नहीं देखा, और किसी व्यक्ति को रेड लाइट क्रॉस करते हुए भी नहीं देखा। तो अनुशासन, उनमें जो अपना जिम्मेदारी का जो अनुशासन है ना, वो अपने यहाँ नहीं है। अनुशासन की बात सबसे ज़्यादा हम करते हैं, और कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में भी, और सामान्य शिक्षा की जो है उसमें भी अनुशासन सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा रहा है, परंतु लागू उन लोगों ने अपने वहाँ कर रखा है। तो ये कुछ चीज़ें लगती हैं। बाकी कहीं न कहीं आज भी बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में वो चैरिटी करते हैं, अनाथ आश्रम उनके मिलेंगे, अनाथालय वहाँ मिलेंगे। और मुझे लगता है कि डरबन का सबसे बड़ा अनाथालय जो है वो आर्य समाज के लोगों का है। वहाँ बहुत से वहाँ के जो वाइट हैं, जो ब्लैक हैं, वो लोग वहाँ उसमें रहते भी हैं, और उनकी सेवाएँ आर्य समाज के कार्यकर्ता करते हैं। वो बड़े बुजुर्गों का जैसे अपने यहाँ पारिवारिक सिस्टम है ना, ऐसी सेवाएँ तो नहीं करते, परंतु सामान्य और चीज़ें वो अपने से बेटर हैं। लेकिन मूल रूप में जो व्यवहार रूप में जो अपनी चीज़ें हैं, जो खास करके सामाजिक ताना बाना है ना, वो अपना ज़्यादा अच्छा है। उसको तो ऊपर के फ्लैट वाले को, नीचे के फ्लैट वाले से कोई संबंध नहीं है कि वो कहाँ क्या चल रहा है। परंतु अपने यहाँ तो थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आती है तो 10 लोग कहीं ना कहीं खड़े होने वाले, इकट्ठे होने वाले आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंतर कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है। अच्छा स्वामी जी, अगर हम अपने समाज की बात करें तो ये चीज़ हमने देखने मिला है कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद समाज में बहुत ज़्यादा पहले भी था, और अब भी मतलब वो बिल्कुल फैलता जाने लग रहा है। तो लोग दसते जाने लग रहे हैं इन चीज़ों में। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश दोगे आप? नहीं अमित जी, इसमें एक ही बात है, निश्चित तौर पे अंधविश्वास पहले भी था और आज भी है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक बात सुनते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। उसमें गुरु परंपरा का इतना तेजी के साथ बखान भी हुआ और लोगों ने चलाया भी, पर उसका बाद में लोगों ने दुरुपयोग किया और गुरुडम फैल गया। इसी देश में अभी आप देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम जगत की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, कितने लोग जेलों के पीछे हैं। मैं नाम लूँ किसी का भी, चाहे राम रहीम सिंह की बात हो, रामपाल दास की, आशाराम की, जो या बहुत से जो मौलवी हैं वो भी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे धंधा किया। ये वास्तविक धर्म नहीं था। वो धर्म नहीं हो सकता जो आपको किसी व्यक्ति से अलग करता हो। वो धर्म नहीं हो सकता जो किसी का शोषण सिखाता हो। वो धर्म नहीं हो सकता जो किसी की शारीरिक मान मर्यादाओं को तोड़ने की बात करता हो। और वो भी धर्म नहीं हो सकता जो जाति देख करके, मजहब देख करके उसको ऊंचा नीचा साबित करने का प्रयास करे। धर्म तो जोड़ने का काम करता है, और धर्म आचरण का विषय है। धर्म से मेरा मतलब है, यदि मैं हूँ यहाँ और मेरे आसपास में कहीं गंदगी है, अगर मैं उसको साफ नहीं कर सकता तो मैं धार्मिक नहीं हूँ। मैं धार्मिक तब हूँ यदि मैं देख रहा हूँ सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है, वो किस जाति का, किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, किस क्षेत्र का है, या किस भाषा को बोलने वाला है। मैं उस बात को ना देख करके उस समय ये देखूँ कि नहीं, इसको ज़िंदगी देनी है, इसको उपचार की आवश्यकता है, इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, फर्स्ट एड की आवश्यकता है, मैं उसको तुरंत वो सहायता उपलब्ध करवाऊँगा, तो ही मैं धार्मिक हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे कुछ न कुछ भटकाया गया है। आज जैसे विद्यालय में कार्यक्रम था, एक छोटी सी बच्ची ने गायत्री मंत्र सुना, मैंने जानबूझ करके उसको कहा कि आप बोलिए। उसके पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ एक ही था कि अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम के नौजवान सा लड़का है,
वो आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रहा है। उसका भी बयान आया 4-5 दिन पहले कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। पहले भी कभी हमारे जो है धर्म ग्रंथों में महिलाओं को अधिकार नहीं रहा है वेद मंत्र बोलने का। मैं उनसे पूछता हूँ, आप और बातों को छोड़ दीजिए, श्री राम का भी हम लोग नवरात्रे मना रहे हैं, आगे दशहरा मनाएंगे, बहुत कुछ चलेगा। तो राम जो है हमारी संस्कृति के आधार हैं, राम के साथ सीता भी हैं। आपने रामायण देखी होगी, कितनी जगह पर ऋषि मुनि बैठे और उनके साथ महिलाएं बैठ करके हवन कर रही हैं। हवन तभी करेंगे ना जब उनको मंत्र आता, तभी तो वो कर रहे हैं। कृष्ण का आप पूरी महाभारत देखिए, कितनी जगह जो है वहाँ महिलाएं भी पुरुष भी बैठ करके, आचार्यगण भी वहाँ बैठ करके हवन कर रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि उनको मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा करके ये लोग कम से कम आधी आबादी को तो धर्म से वैसे ही दूर कर रहे हैं। और सब जानते हैं महिला जो है वो बच्चे का पहला गुरु है, उसको संस्कार देने हैं। यदि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, महिला धार्मिक नहीं होगी, तो बच्चे भी धार्मिक नहीं हो सकते। माँ बाप के जैसे विचार होते हैं, बच्चों के ऊपर उसका उन संस्कारों का पूरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके अपना पैसा कमाने के चक्कर में धर्म को धंधा बना रहे हैं, और जिसने धर्म की हानि की है वो बर्बाद हुआ है। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण आपके सामने भरे पड़े हैं, और जो वर्तमान समय में कर रहे हैं वो जेलों के पीछे हैं। भले ही लोग तो ये तुलना करते रहें कि जी राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो भी जेल ही थी। अगर रामपाल दास अगर जेल में है तो ये बिल्कुल एक सरासर गलत है। और कृष्ण से, राम से इन लोगों की तुलना करना तो वैसे ही ज्यादती है, व्यर्थघनता है। तो अब और मैं तो ये कहता हूँ, धर्म आपको अगर आचरण में लेकर के आना है तो जिस तरह के काम राम ने किए, जो काम श्री कृष्ण ने किए, जो काम ऋषि ध्यान ने किए, इन लोगों का जो जीवन था ना, वैसा ही आचरण हम लोग बनाते हैं तो हम लोग धार्मिक हैं। तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में धर्म से जुड़ना तो अपने मूल से जुड़ना है, अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति से जुड़ना है, सनातन परंपरा से जुड़ना है। तो जो आडंबर चल रहे हैं उनसे बच करके रहना पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं तो जो है ना ये तो खेती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं तो पाँव की जूती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नारी तो नरक का द्वार है, नरकस्य द्वारम किम, कि नारी जो है, उन्होंने खुद ही प्रश्न कर दिया, खुद ही उत्तर दे दिया कि नारी जो है नरक का द्वार है। पर इन लोगों ने एक ऐसी आधी आबादी को, जिसको कहते हैं पक्षी के दो पंख हैं, एक महिला एक पुरुष है, परिवार में दो पहिए हैं, है ना, एक महिला एक पुरुष है, इस समाज को चलाना है तो महिला को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा। अन्यथा अगर महिलाओं को इस सृष्टि से हटा दें तो किसी में हिम्मत है क्या सृष्टि चलाने की? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। तो सृष्टि की निर्माता है, माँ है, और माँ का सम्मान तो सबको ही करना चाहिए। माँ माँ होती है। माँ ऐसा नहीं कि मुसलमान की माँ अलग है, हिंदू की माँ अलग है, ईसाई की माँ अलग है। जो भी माँ है ना वो सब के लिए सम्मान्य होनी चाहिए। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, भाषा के नाम पे भेद हो सकता है, परंतु इस रूप में सम्मान की दृष्टि में हमारे लिए महिलाएं सम्मान्य होनी ही चाहिए। ये मुझे लगता है, देखो दो तरह की बातें हैं अमित जी इसमें। जो तोड़ने की बात, जैसे मैंने पहले कहा कि धर्म तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है ना, और जो तोड़ रहे हैं वो खास करके राजनीतिक लोग तोड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने जो एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। आज यदि समाज में कोई टूटता है जाति के नाम पर, जाति का भी प्रयोग किया जा रहा है व्यक्तिगत राजनीति की सिद्धि के लिए, और संप्रदाय के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है तो भी राजनीति के लिए। आजकल ये कर दिया कि ये यूपी का है, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है, ये भी कहीं ना कहीं नारा दिया जा रहा है अपनी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। कबड्डी का ग्राउंड देखिए आप, कबड्डी के ग्राउंड में 20 गांव की टीमें आई हुई हैं। एक गांव के लड़कों को तो हो सकता है पता हो ये किस जाति की किस बिरादरी में पैदा हुआ है, परंतु बाकी को नहीं पता। और एक ग्राउंड में एक बाल्टी में एक गिलास रहता है, सारे के सारे बच्चे उस गिलास से पानी पीते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। एक तरह से सामाजिक रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है, ये चेंज आ रहा है। उनको वो उनके लिए खिलाड़ी है, उसके लिए कोई जाति कोई संप्रदाय मायने नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि आज जो है ना इसका बदलाव आ भी रहा है, और खास करके यंग जनरेशन यूथ जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और धीरे धीरे करके परमात्मा करे ये संकीर्णताएं जो मनों में भरी हैं, दिमागों में भरी हैं, टूटें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। अच्छा स्वामी जी, जो लगातार हम सामाजिक बुराइयों पे बात कर रहे हैं, उसमें से एक नशाखोरी है जो सबसे जो ज़्यादातर युवा जो साथी हैं वो लपेटे में ले रखे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? इसमें दो बातें हैं अमित जी। इसके लिए समाज भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। कोई किसी की भी सरकारों को, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ। सरकारें आज के टाइम पे कांग्रेस की भी बनी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की भी, बीजेपी की भी, सभी की बनी है, सभी दोषी हैं। एक तो ये केंद्र सरकार से मैं तो बार बार अपील करता हूँ कि आप एक राष्ट्रीय नीति घोषित कीजिए, ताकि पूरे के पूरे देश में एक साथ जो है वो नशाबंदी लागू हो जाए।
क्योंकि 1996 में हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई, आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जेलें भी गए और उसका परिणाम ये निकला कि चौधरी बंशीलाल बने और जैसे ही वो बने उन्होंने 1996 में शराबबंदी लागू की। बाद में वो खोलनी पड़ गई कि उसमें खुद पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए, वो स्मगलिंग करवाने लग गए। पंजाब से शराब आ रही है, राजस्थान से आ रही है, उधर उत्तर प्रदेश से आ रही है। और ये इसलिए आ रही थी कि आसपास के सारे प्रांतों में शराब खुली थी और हरियाणा में बंद थी। तो सरकार से हम लोगों ने इसीलिए ये अपील की कि पूरे देश में जो है आप शराबबंदी लागू कर दीजिए, ताकि जब पूरे देश में शराब बंद हो जाएगी तो कहीं से स्मगलिंग भी नहीं होगी और जो इधर उधर निकालते हैं लोग वो भी बंद हो जाएगी। दूसरा, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। आज कितनी विडंबना है, आप देखिए कि जैसे गुड़चड़ी होती है, नौजवान लड़के जो है वो शराब पी करके कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। हमारी बहनें जो है ना वो मान लो उनको देख रही हैं या खड़ी हैं वहाँ पे, उनकी तरफ वो अश्लील हरकतें करते, उसको खुद को नहीं पता क्या है। अगर उसमें कोई परिवार का बड़ा आदमी उसको रोक दे तो गोलियां चल जाती हैं। तो हरियाणा में आपने देखा कि शराब के नशे में जो है ना गुड़चड़ी के ऊपर गोलियां चला दी तो लोग मर गए। ये जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को संभालना शुरू करे। सबसे पहली पाठशाला तो उसका अपना घर है। अपने घर में उन बच्चों को संस्कारित बनाए। माँ बाप उनको पढ़ाए, अच्छी बात है, पर पढ़ाई से भी ज़्यादा उनको संस्कारित करने के लिए उनका समय दें। उनकी वो किस कैंपस में बैठता है, कैसे बच्चों में वो बैठता है, किस वातावरण में वो रहता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। फ़ोन पे क्या देख रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें और उनके साथ आत्मीय भाव से, कोई मतलब उनको लठ मारे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आत्मीय भाव से उनको सुधारने का काम करें। और ख़ास करके आर्य समाज या और जैसी जो संस्थाएं हैं, जो नशाबंदी परिषद जैसी संस्थाएं हैं जो शराब के खिलाफ काम करें, उनको भी सपोर्ट करें। हम लोग तो लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं। अभी हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, ख़ास करके सरपंची के, तो उन चुनाव के लिए हमने ये घोषणा की है कि जो भी कैंडिडेट वो आर्य समाजी है कि नहीं है कोई मैटर नहीं करता, वो जो ये कहता है कि मैं इस चुनाव में कोई शराब नहीं बांटूंगा और जिस दिन मैं सरपंच बन जाऊंगा गांव में सबसे पहला काम मेरा होगा ठेका बंद करवाने का, उसको हम लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी कैंपेन का हिस्सा रहेंगे। हमने तो ये भी कहा कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। पैसे का मतलब ऐसा नहीं कि वो कैंपेन के लिए पैसा, कि गाड़ी तेल बाबा जी हैं, कोई कुछ नहीं लेंगे। हम लोग आएंगे, 2 दिन रुकना पड़ो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना भी, उसके कैंपेन का हिस्सा रहेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है, खासकर जो यूथ है, 67% पॉपुलेशन जो है ना आज देश में यूथ की है, वो बर्बाद हो रहा है। अगर वो बर्बाद हो गया तो आने वाली पीढ़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पंजाब, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनी हैं, पूरा का पूरा पंजाब। और वहाँ के पंजाब के तो मुख्यमंत्री का भी आज वो चुनाव प्रचार में जाते थे तो वो नशे में टल्ली दिखाई देते थे। यहाँ हरियाणा की भी यही हालत है कि अब जो खरखोदा में जो शराब का जो कांड हुआ कि वहाँ लोग कोरोना में अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने शराब बेच दी सारी की सारी ले जा करके। बाद में पता चला कि इसमें तो बहुत से जो है सरकार के लोग भी शामिल थे। ये जो चल रहा है ना, उधर से सरकार रोके, इधर से समाज रोके। समाज की बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने, कम से कम अपने परिवारों को तो बचाए। कई बार हम लोग मान लेते हैं कि जी पड़ोसी पी रहा है, हमें क्या ज़रूरत है। वो आपके बच्चों को लत भी लगाएगा, शराब पी करके आएगा, वो गालियाँ देगा, तो हमारी माँ बहनें जो है ना वो अपमानित होती हैं। तो इसलिए पूरा सामाजिक ताना बाना, एक सिस्टम ऐसा बने कि सब लोग सामूहिक प्रयास करें ताकि पूरे देश से नशा जो है वो ख़त्म किया जा सके। स्वामी जी, जो संगीत का नाम पे समाज में जो आप देख रहे हो, हाँ जी। अश्लीलता और गंदे गाने, गंदा नाच, ये भी कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। तो इस मुद्दे पर आप क्या नहीं, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संस्कृति को बदनाम करने वाले लोग हैं। हरियाणा के बारे में कहा जाता था कि देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। ऐसी संस्कृति को, और अपनी ये संस्कृति थी। एक गांव में से यदि किसी गांव में बारात चली गई तो लोग ये पूछते थे कि जी हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है, उसको 10 रुपये दे के आते थे। आप कहीं गए, पूछते थे कि जी कोई हमारे गांव की लड़की हो तो बता दो जी, हमारे गोत्र की लड़की हो तो बता दो जी, नहीं, फिर हमारे ज़िले की हो तो बता दो जी, उसको 10 रुपये 5 रुपये दे के आते थे। पर आज क्या हो रहा है, हमारी माँ बहनों के ऊपर इतने गंदे और अश्लील गाने इन लोगों ने बनाए। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि संस्कृति बदल गई। संस्कृति तो आप लोगों ने बदल दी और वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इनका भी मैं ये मानता हूँ कि कठोर रूप में विरोध होना चाहिए। हम लोगों ने तो प्लानिंग किया हुआ है, हम लोग इनको ट्रेस कर करके इनके ऊपर कार्रवाई जैसे हम लोग कर पा रहे हैं ऐसी कर रहे हैं। पर समाज में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि इन लोगों को मंचों से दूर रखा जाए। किसी भी गांव में इस तरह की जो आजकल ये नाचने गाने वाली लड़कियां होती हैं, इनको गांव में बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे ना, तो ही हम जो संस्कृति के नाम पर फूडपन है, नग्नता है, अश्लीलता है जो परोसी जा रही है, वो बंद होगी। और कुछ 10-5 लोगों के ऊपर अगर केस हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप भाग जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि उनके ऊपर कानून लगाम भी लगाई जाए
और सामाजिक रूप से हम इतने सशक्त हो जाएं कि इनकी हिम्मत ना पड़े कि इस तरह के वो गाने बनाएं। बिल्कुल अश्लील गानों के ऊपर के माँ और बेटा बैठ करके नहीं सुन सकते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं लोग, जो खास करके धार्मिक जगत के लोग हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वो बोलते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। हम लोग भी ट्रेस कर रहे हैं उसको कौन है, और उसके खिलाफ भी प्रयास करेंगे कि अगर वो ट्रेसिंग में आ गए तो उसके खिलाफ केस करवाएंगे। ये धर्म के नाम पर यही हो रहा है, जागरण करवा रहे हैं माता का और अश्लील गाने बज करके वहाँ डांस हो रहे हैं। अब आपने ये नहीं देखा, आजकल एक और सिस्टम चल गया गाँव में, जागरण करवाएंगे, 12 बजे तक जागरण होगा, फिर वहाँ मांस भी आएगा और शराब भी आएगी, पी करके फिर लड़के लड़कियाँ इकट्ठे नाचेंगे। एक धर्म को जो है ना एक अलग तरह का सिस्टम बना लिया लोगों ने, ताकि जागरण कर लो कोई ऐतराज़ नहीं करेगा, बाकी और कार्यक्रम करोगे तो सरकार का रूल है कि 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते, और जागरण को नहीं रोकेंगे क्योंकि धर्म की बात आ जाएगी साहब। वो बजता है, अश्लीलताएं फैलती हैं। अभी डांडिया चल रहा है, पूरी की पूरी कमर पे किसी ने कुछ छपवा रखा है, किसी ने कुछ छपवा रखा है। वो आ रहा है कि जी उसने लड़की को कुछ कह दिया, जी उसने ये कर दिया, जी झगड़े हो रहे हैं। भाई तुम इनको जाने क्यों देते हो? वहाँ पर डांडिया जैसे बज रहा है, कम से कम 1000 लोग होंगे उसमें भी बिल्कुल अश्लील गाने बज रहे हैं। डांडिया में सब लोग शामिल होने के लिए जाते हैं, भाभी भी जा रही है, ननंद भी जा रही है, भाई भी जा रहा है, सब लोग हैं, और गाने अश्लील बज रहे हैं वहाँ। तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी संस्कृति नहीं है। और खास करके धार्मिक जगत में हनुमान जी जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अब तक के सबसे बड़े ब्रह्मचारी जो है हनुमान जी रहे, फिर भीष्म पितामह जी का नाम आता है, और हनुमान जी के नाम पे जागरण है। महिलाएं जो थोड़े थोड़े कपड़े पहन करके वहाँ नाच रही हैं, तो ये भी तो कहीं धर्म को बदनाम कर रहे हैं ना लोग। तो इस तरह की अश्लीलताएं जो है वो समाज से गायब होनी चाहिए, और समाज को ही मैं तो अमित जी कहना चाहता हूँ, जागरूक होना पड़ेगा। आपका चैनल का नाम ही संस्कृति रखा हुआ, आपने संस्कृति की बात, तो संस्कृति की बात जो है ना वो सार्थक तब होगी जब आम आदमी जो है इन चीज़ों के प्रति जागरूक होगा। देखो, कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि कृष्ण तो चोर था, कृष्ण तो जार था, कृष्ण तो जो है ना उसकी तो इतनी रानियां थी, ऐसे बोलते कि वो तो महिलाओं के नातियों के कपड़े उठा ले जाता था, और कोई नहीं बोलता। मैं ये कहता हूँ, कोई कह दे भाई आपका दादा जो है ना वो बदमाश था, आपका दादा महिलाओं के कपड़े उठाता था, हम 1 मिनट में गला पकड़ लेंगे। हम जिसको अपना एक तरह से हम भगवान मान रहे हैं, और उसके बारे में लोग इतने अभद्र जो है ना टिप्पणियाँ करें, हम बोल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक जगत के लोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, और उनको बल्कि आगे आकर के इन चीज़ों को बैन करवाना चाहिए, और वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है वो लोगों के सामने लेकर के आना चाहिए। ये हमारे स्वामी जी बहुत ही समाज में बहुत अच्छे संदेश लगातार देते रहे हैं, और भाई बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा जो मिलन का मौका मिला, और आगे भी आपने मिलवाते रहेंगे समय समय पर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित भाई। और संस्कृति की बात चैनल को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अमित जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनके चैनल के ऊपर भी कोई भी वीडियो अश्लील आपको नहीं मिलेगी। तो अब आपका ये फर्ज बनता है, यदि आप इन बातों से सहमत हो, नहीं सहमत हो तो अमित जी को फ़ोन करना कि भाई अमित जी आगे से ऐसी वीडियो मत बनाना। और यदि आप सहमत हो तो कम से कम अपने परिवार में, अपने मिलने वालों में, अपने मित्रों में जो है इस वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वो भी सजग और सावधान रहें और अपनी संस्कृति की बात के माध्यम से संस्कृति को बचाने का प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद। मैं अमित जी के चैनल के माध्यम से इतना और संकेत करूँगा, हमारे 2 गुरुकुल हैं, और जब लगता है कि आर्थिक रूप से कोई बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, कोई परिवार है, तो आप अमित जी से ही बात कर लें। गुरुकुल में जो है उन बच्चों को फिर हम पढ़ाएंगे, उनके खाने पीने का भी सारी व्यवस्था हम करेंगे, यदि वो वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो। धन्यवाद जी। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। भाई स्वामी जी के विचार आपने किसे लगे वो भी आप अपनी राय जरूर दे दियो, और भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, ताकि भाई स्वामी जी के जो विचार है पूरा समाज में वो फैल सके, और एक बुराई ने, हम ये कहेंगे कि बुराई ने मार के और एक अच्छाई आगे बढ़े। जय जवान जय किसान।